हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज भावनापुरी एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है, यानी कि जो उसके राइटर है उनका नाम है नैथली ट्रूव्रॉय। इस चैप्टर में बच्चों चाइनीज जो आर्ट होती है, यानी कि चाइनीज जो पेंटर्स होते हैं वो किस तरीके से पेंटिंग करते हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, किस तरीके से वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू कन्वे करते हैं, उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ इसी चैप्टर का एक छोटा सा एग्जर्प्ट है जो कि इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है और उसका टाइटल दिया हुआ है बच्चे। टाइटल है ब्रूट आर्ट या आर्ट ब्रूट, ठीक है, जिसको रॉ आर्ट भी कहा जाता है। बेसिकली बिंदु जी ने वो लिखा हुआ है और बिंदु सूरी, और उसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले देख लेते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल, विच इज टाइटल जो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। कि जो चाइना के लोग हैं, जो चाइनीज एम्परर्स हैं, जब वो पेंटर्स को बोला करते थे कि भाई मुझे एक पिक्चर बनवानी है या मुझे एक सीनरी बनवानी है, लैंडस्केप बनवाना है, तो पेंटर्स किस तरीके से उसको ड्रॉ किया करते थे। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे, बहुत सारी एनेक्डोट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टोरी क्या कहती है कि एक पेंटर थे जिनका नाम था वू डॉजी। अब उन पेंटर को बुलाया गया और 8th सेंचुरी की बात है। तो एक जो राजा थे, एम्परर थे, टांग के एम्परर थे, उनको बोला, मतलब उन्होंने पेंटर को बोला कि भाई मुझे एक लैंडस्केप बनवाना है, मेरा जो पैलेस है उसकी वॉल को डेकोरेट करवाना है। पेंटर ने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पेंटर था एक्चुअली वो ये चाहता था कि जो उसके रूलर है, जो राजा है, सिर्फ वो ही उस पेंटिंग को देखे, कोई और व्यक्ति ना देख पाए। तो उन्होंने एक स्क्रीन से पेंटिंग को कवर किया हुआ था, हाइड किया हुआ था, छुपा रखा था। तो जब भी एम्परर यानी कि वो राजा शासक देखा करते थे पेंटिंग को, वो हमेशा एडमायर करते थे, कहते थे यार बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। बिकॉज ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ माउंटेन्स, वहां पर बहुत सारी माउंटेन्स थी, बहुत ही सारे क्लाउड्स थे इन द इमेंस स्काई। इमेंस का मतलब है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल जो आसमान था उसमें काफी सारे क्लाउड्स थे। माउंटेन्स के अलावा केव बनी हुई थी, गुफा बनी हुई थी, हिली पाथ था, थोड़ा पहाड़ी रास्ता था जहाँ पर लोग चल रहे थे, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू था। तो बहुत पसंद आया उसको एम्परर को जब उन्होंने ये पेंटिंग देखी। अब हुआ क्या, एक दिन जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी तो पेंटर ने एम्परर से बोला आई विल शो यू द वे योर मेजेस्टी, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आपको पता है कि इस पेंटिंग में ये जो केव है, इस केव के अंदर, इस गुफा के अंदर एक स्पिरिट रहती है। देयर इज अ स्प्लेंडेड व्यू, उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ही अद्भुत नजारा है, अद्भुत व्यू है, और इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, यानी कि एक आत्मा रहती है, ठीक है। एंड इट क्लैप, उसने ताली बजाई। जैसे ही उसने क्लैप किया तो वो जो केव थी, जो गुफा थी, उसका भैया दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही इसने एंट्री ले ली, पेंटर ने केव के अंदर एंट्री ले ली, जबकि वो उस एम्परर को कह रहा था आई विल शो माय मेजेस्टी द वे, है ना, या लेट मी शो माय मेजेस्टी द वे। बट जैसे ही केव में एंट्री लेता है पेंटर, उसका एक ब्रश का नामो निशान भी नहीं रहा, और उस दिन के बाद से वो पेंटर गायब, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं दिखा। सो इट वाज समथिंग, एक इस तरीके की स्टोरी थी जो चाइनीज आर्ट को रिप्रेजेंट करती है कि भैया चाइना के जो पेंटर्स होते हैं, चाहे किसी ने भी उसको ऑर्डर दिया हो पेंटिंग बनाने के लिए, किसी ने भी उसको कमांड दिया हो, पेंटिंग जो बनाई है चाइना के आर्टिस्ट ने वो उसी का नजरिया है ना। बट वो पेंटिंग में कहीं से भी एंट्री ले सकता है, देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये तो एक स्टोरी हो गई। सेकेंड वन इज, अब चाइनीज की डिफरेंट आर्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो अलग अलग टेल्स भी, एनेक्डोट्स भी पढ़ेंगे। तो उसमें से एक जो कहानी है वो ये कहती है दैट देयर वाज अ पेंटर, एक आर्टिस्ट था, एक पेंटर था, जिसने काफी बड़ा सा ड्रैगन ड्रॉ किया। बट ही वाज स्केयर्ड, क्यों, और वो उस ड्रैगन की आईज को ड्रॉ नहीं कर रहा था। उसको ये डर था कि अगर मैंने इस ड्रैगन की आंखें ड्रॉ कर दी तो ये ड्रैगन उड़ जाएगा। सो इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि चाइनीज आर्ट से हम निकाल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। सो जो राइटर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इन सभी से, तो इनको उन्होंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा एक और स्टोरी है जिसमें कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है
who fell in love with the daughter of a painter. और वो जो व्यक्ति है वो एक्चुअल में ब्लैक स्मिथ है। अब होता क्या है कि जो पेंटर है वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि किसी ब्लैक स्मिथ की डॉटर से उसकी शादी हो, ऐसा बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली। तो अब वो पेंटर ने क्या किया, डॉटर को मना कर दिया कि नहीं भैया हमें नहीं करवानी। तो एक दिन वो जो ब्लैक स्मिथ है he sneaked into the room, ये स्टूडियो में चला गया। कहाँ घुस गया? स्टूडियो में। किसके? पेंटर पिताजी के। अब पेंटर के स्टूडियो में घुसने पर उसने पैनल पर, जो स्क्रीन होती है जहां पर पेंटिंग करते हैं, वहां पर उसने फ्लाई ड्रॉ कर दी, मक्खी बना दी उसने, ठीक है ना। चला गया वहां से, निकल गया, चुपके से आया था, चुपके से चला गया। अब भाई साहब पिताजी आए होंगे, पेंटर आए। अब पेंटर ने वो ट्राइंग टू स्वेट अवे, हटाने की कोशिश कर रहा है मक्खी को, और उसको कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये जो मक्खी है वो रियल नहीं है। अब आप खुद सोचो क्या मक्खी ड्रॉ की होगी उसने, ठीक है। ही वॉज अ गुड पेंटर, हालांकि वो प्रोफेशनली ब्लैक स्मिथ था, बट बहुत अच्छी पेंटिंग थी उसकी। तो उस दिन के बाद से जो पिताजी पेंटर है उन्होंने उस ब्लैक स्मिथ को अपना एक अपेरेंटाइज, मतलब अपना एक चेला या नौसिखिया की तरह अपने पास काम पे रख लिया। एंड आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स उनकी अपनी बेटी से शादी करवा दी, ठीक है। तो ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम दिस चैप्टर। और लास्ट में इसी के आगे ये बताया हुआ है कि बेशक किसी चाइनीज पेंटर को किसी एम्परर ने, किसी रूलर ने ऑर्डर दिया हो, कमीशन दिया हो, ये बोला हो कि भैया तुम्हें ये पेंटिंग बनानी है, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, या मेरे पैलेस को डेकोरेट करो, चाहे वो राजा पूरे कंट्री पर, पूरे वर्ल्ड पर क्यों ना रूल करे, लेकिन जो पेंटिंग चाइनीज पेंटर ने बनाई है उसका राजा वही है। वही व्यक्ति अपनी पेंटिंग में किसी भी पॉइंट से एंट्री ले सकता है। जैसे कि लास्ट में जाते जाते उस पेंटर ने बोला था लेट मी शो द वे टू द मैजेस्टी, है ना, और ऐसा कहते ही वो गायब हो गया। तो जो लेट मी शो द वे लिखा हुआ है ना, वो एक पेंटर की पावर है, ये उसकी आर्ट की पावर है, जो कि इस चैप्टर में बताई गई है, ठीक है जी। तो ये तो आपको स्टोरीज याद ही रखनी पड़ेगी। सबसे पहले वुड ऑजी के बारे में, देन ऐसा पेंटर जो कि ड्रैगन की आईज नहीं बना रहा था, एंड थर्ड वन इज 15th सेंचुरी में एंटवर्प नाम की एक जगह थी जहां पर एक ब्लैक स्मिथ रहता था, क्विंटन नाम का, है ना, और वो पेंटर की डॉटर के प्यार में पड़ गया था। अब बेसिकली आपको ये जानना है कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है, हाउ डू दे डिफर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो जो चाइनीज लैंडस्केप होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक फिक्स माउंटेन बना दिए या फिर क्लाउड्स दिखा दिए, झरना बह रहा है, केव बना दे, दैट्स ऑल ना। जबकि वेस्टर्न पेंटिंग में क्या होता है कि जो पेंटर है वो ये चाहता है कि देखने वाला जो व्यक्ति है, जो व्यूअर है, वो उसकी आईज को बोरो करे। जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वेस्टर्न पेंटर ने उस पेंटिंग को बनाया है, उसी नजरिए से वो देखने वाला व्यक्ति भी उसको ऑब्जर्व करे, है ना। लेकिन चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ सिंगल व्यू पॉइंट। वो इस तरीके से अपने लैंडस्केप को बनाते हैं जो एक्चुअल में रियल है ही नहीं, और उनके लैंडस्केप में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी जगह पर, किसी भी जगह से एंट्री ले सकता है। वो कभी ये नहीं चाहते कि जो व्यूअर्स है वो उनकी आईज को बोरो करें। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअली और कंसेप्चुअली जो व्यूअर है वो उस पेंटर के माइंड में जाए और ये सोचे कि ये जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें हम कहाँ कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो जो पेंटर होते हैं चाइनीज पेंटर, वो बेसिकली व्यूअर के हिसाब से वो पेंटिंग बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें व्यक्ति के माइंड में कब कब चल सकती हैं। जब वो उनकी पेंटिंग को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पेंटिंग में घुसेंगे मतलब एक्चुअल में घुसना नहीं है, मतलब उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे। तो वो अगर इस पॉइंट से देखना शुरू करते हैं उस पेंटिंग को, तो वो पॉइंट भी उनकी लाइफ का एक मेमोरी बनेगा, ठीक है। तो ये थीम होती है चाइनीज पेंटर्स के हिसाब से। तो ये डिफर करते हैं यूरोपियन या वेस्टर्न पेंटिंग से, ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है बच्चों, शांशुई, जिसको माउंटेन वाटर कहते हैं या फिर लैंडस्केप कहा जाता है, अगर एक साथ इन दोनों वर्ड को मिला दिया जाए। माउंटेन यांग, YANG, यांग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर आप बात करोगे कि ड्राई है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जो वाटर है वो यिन, YIN, यिन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल कोल्ड है, बहता हुआ है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है। और अगर
माउंटेन और वाटर दोनों को मिलाया जाए, यानी कि यिन और यांग दोनों को मिलाया जाए, तो यहाँ पर जो यिन वर्ड होता है बच्चों, वो फेमिनाइन एस्पेक्ट होता है यूनिवर्सल एनर्जी का। मतलब हमारे यूनिवर्सल में जो डेलिकेट चीजें, स्टेबल चीजें, वो यिन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो मस्कुलाइन फीचर होगा किसी भी पेंटिंग के अंदर, वो यांग यानी कि माउंटेन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं चाइनीज कॉन्सेप्ट शांशुई के हिसाब से। बट देयर इज स्टिल अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जिसको मिडल वॉइड कहा जाता है। कभी भी जब हम पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो उसमें व्हाइट स्पेस होता है, तो पेंटर्स का ये मानना है कि जो वो व्हाइट स्पेस होता है किसी भी पेंटिंग के अंदर, एक्चुअल में वो एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है, जहां पर अर्थ और हेवन एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो एक पोल की तरह होगा। और कोई भी व्यक्ति जब किसी पेंटिंग में घुसता है, पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है, तो इस तीसरे एलिमेंट के बिना वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो एक्चुअल में उस व्यक्ति को पीस देता है, शांति देता है, हेवन और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। सो फ्रांसिस्को के नाम से एक पेंटर भी थे जिन्होंने कहा था आई ऑफ द लैंडस्केप। तो बेसिकली वो यही कहना चाहते थे कि जो मिडल वॉइड होता है, थर्ड एलिमेंट होता है किसी भी लैंडस्केप का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है जी, तो ये तो हमने यहाँ पर शांशुई के बारे में पढ़ा और चाइनीज पेंटर्स के बारे में। लेकिन एक छोटा सा आर्टिकल जो कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको दिया हुआ है, जिसको ब्रूट आर्ट भी कहा गया था, मैंने आपको बताया। तो भैया 1900s की बात है कि ऐसा बोला गया था, ब्रूट आर्ट का मतलब या आउटसाइडर आर्ट का मतलब ये था कि वो लोग जिन्होंने कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं ली है पेंटिंग में, भाई उन लोगों की पेंटिंग को ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि वो बेस्ट आर्ट हो सकता है ना। लेकिन ये माना गया है कि भैया जिन लोगों को प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो भी अपने आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में नेक चंद के बारे में, जो कि डायरेक्टर क्रिएटर थे। चंडीगढ़ में उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है, एंड दैट ऑल्सो विद ऑल द वेस्ट मटेरियल्स। कुछ भी उन्होंने एक्सपेंसिव सामान उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है, जितना भी वेस्ट मटेरियल हुआ करता था उसका यूज करके उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है। यूके की मैगजीन्स में इनके बारे में प्रिंट किया गया है अलग अलग एनिवर्सरीज पर, और उनको बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी दिया गया है। तो हमारे इंडिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ही ज्यादा जाना जाता है ब्रूट आर्ट या फिर आउटसाइडर आर्ट के रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से पढ़िए, डाउट्स पूछते रहिए, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.